Hello everyone, welcome back in our Judicial classes. Today we are going to do Indian Evidence Act Chapter 10. हम यहाँ पे बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे डिटेल में, मतलब बस बेयर एक्ट रीडिंग ही मेन पर्पस है, उसी को हम रीडिंग करेंगे और उसका क्या मीनिंग है उसको समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 135 से स्टार्टिंग होती है चैप्टर 10 और इसका जो चैप्टर का नाम है वो है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. यहाँ पे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसकी? विटनेसेस की. इस चैप्टर में हाँ चैप्टर 10 में थोड़ा चैप्टर 11 है बट ये एक चैप्टर पहले है, दैट इज चैप्टर 10. उसमें बताया गया है कि एग्जामिन करना है हमें विटनेसेस को कैसे करें. देयर इज़ अ रूल विच शुड बी फॉलो बाय द एडवोकेट्स एज वेल एज अ विटनेस एंड द जजेस आल्सो. तो हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे. सेक्शन 135 क्या बताता है? हमें बताता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. क्या तरीका है एग्जामिन करने का विटनेसेस को और क्या तरीका है बुलाने का उनको. ठीक है. द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड shall be regulated by the law and practices for time being related to the civil and criminal procedure respectively. मतलब बोल रहा है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कानून में सिविल में, तो सिविल के तौर पे कोई अगर मैटर है तो उसमें जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा. क्रिमिनल है तो क्रिमिनल मैटर है तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा. ठीक है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सर्च लॉ, अगर कोई भी ऐसा कानून नहीं हो, किसी में भी फॉलो नहीं करता, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, तो बाय डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, तो वहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिएशन यूज़ की जाएगी. जैसा जज कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा. इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी. ठीक है. फर्स्ट चीज़ें हमने क्या पढ़ी कि क्या डिस्क्रिएशन अगर मैटर्स हैं उनके प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जाएंगे, किस तरीके से कौन सा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. सिविल मैटर है तो सिविल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, अगर क्रिमिनल मैटर है तो हम क्रिमिनल मैटर का ही फॉलो करेंगे प्रोसीजर. ओके. तो इसमें हमने 3 चीज़ क्या पढ़ी, हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं साथ साथ जिससे कि हमारे ईजी हो जाए पढ़ने में. देखिए क्या है रूल. सेक्शन 135 सिर्फ हमें ऑर्डर बताता है कि कैसे क्या प्रोसीजर है. ठीक है. ऑर्डर है एग्जामिन करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए विटनेसेस को. प्रोडक्शन एंड एग्जामिन विटनेस. ठीक है. यही क्या प्रोसीजर है, क्या एग्जामिन प्रोसीजर का विटनेस है. तो इसमें बता रखा है सिंपल सी बात. अगर सिविल मैटर है तो क्या करेंगे हम, अगर क्रिमिनल है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और अगर अदर है तो क्या प्रोसीजर किया जाएगा. सिविल में जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो फॉलो किए जाएंगे. क्रिमिनल में जो इसके रिस्पेक्टिव रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं उसे फॉलो किया जाएगा. अदर है तो हमें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करेंगे हम. ठीक है. कोर्ट की डिस्क्रिशन है, जो भी वो चाहे वही करना पड़ेगा. बस इतनी बात इसमें लिखी गई है. और ये सारे प्रोविज़न क्या है? सेल प्रोविज़न है. कौन सा प्रोविज़न है? सेल. तो सेक्शन 35 बस इतनी बातें कहता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 36. जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंसेस. 136 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस पार्ट का. तो इसमें स्पेशली ये बताया गया है जज डिसाइड करेगा कि एविडेंसेस जो हैं वो एडमिसिबल है कि नहीं है. अगर एडमिसिबल है तो अगर जज को लगता है कि आगे इसको प्रोसीड करना है तो अलाउ करेगी. तो यहाँ पे जज का एक डिस्क्रिशनरी पावर है. कैसी पावर है? डिस्क्रिशनरी. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन ईदर पार्टी प्रपोज टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स. जब कोई पार्टी कोई ऐसे एविडेंसेस देती है किसी फैक्ट्स का, तो जज जो है मे आस्क दी पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर एलेज्ड फैक्ट. सिंपल सी बात है, किस तरीके से, किस तौर पे तुम इस फैक्ट को बोल रहे हो कि ये सही है. ये जो फैक्ट्स दे रहे हो, कोई भी फैक्ट्स अगर पार्टी देती है तो वो किस तौर पे आप दे रहे हो, क्या तरीका है, मतलब मीन्स किस बेसिस पे आप दे रहे हो. जस्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन. अगर वो प्रूव कर देता है तो वुड बी रेलिवेंट. अगर वो प्रूव कर देगा उस फैक्ट्स को और जज को ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक है, एडमिसिबल है, तो वो रेलिवेंट माना जाएगा. द जज शैल एडमिट द एविडेंसेस इफ ही थिंक दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट. वो फैक्ट जो प्रूव किया गया है वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट है और प्रूव किया भी फैक्ट जो है वो रेलिवेंट है.
एंड नॉट अदरवाइज, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बातें क्या क्या लिखी गई हैं, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेक्शन 136 के बारे में बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे जज की पावर चलती है, किसकी, एक तरफ से हम बोलते हैं जज की पावर ये। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, कोई फैक्ट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, उस फैक्ट को जब पार्टी देती है, पार्टी क्या करेगी, प्रूफ करेगी। ठीक है, उसे प्रूफ करेगी, जब पार्टी प्रूफ कर लेती है तब जज जो है इसको क्या करेगी, एडमिट करेगी। इफ़ बिलीव, अगर ऐसा रहता है, इफ़ इट इज़ रेलिवेंट, इफ़ इट इज़ रेलिवेंट then only admit my judges as admissible fact। ठीक है, तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, इसमें बस इस पॉइंट में यही लिखा गया है, इतना ही बताया गया है। तो रेलिवेंट के जो वर्ड बार बार यूज़ किया जा रहा है, रेलिवेंट रेलिवेंट, तो ये रेलिवेंट रिलेट कर रहा है सेक्शन 5 को, सेक्शन 5 में दिया गया है। ऑनवर्ड जो चीज़ें दी गई हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्स प्रूव्ड हो गए हैं तो उसे हम रेलिवेंट मानेंगे। जो भी क्राइटेरियाज रूल्स हैं रेलिवेंट करने का फैक्ट्स को, उसके थ्रू अगर वो प्रूव हो गए तो जज अब अलाउ करेगा, हाँ ये एडमिसिबल है और ये आगे प्रोसीड किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जज की पावर है यहाँ पे। अगर जज चाहे तो मना भी कर सकता है, अगर नहीं है ऐसा कोई मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इसमें और क्या दिया गया है, इफ़ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ द एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली। आगे और कुछ बातें बताई गई हैं, जो फैक्ट को, जिस फैक्ट को दिया गया है प्रूव करने के लिए, वो ऐसे एविडेंसेस है, एविडेंसेस मतलब कि बोला कि वन ऑफ द विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली, वो एविडेंसेस जो है उस फैक्ट को प्रूव करने का, वो एडमिसिबल होगा अगर अपॉन द प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट्स। अब मैं कोई बात लेके आ रही हूँ आपके पास, वो फैक्ट मैंने कहा कि ये जो हमें, जो आपके सामने जो फैक्ट्स प्रूफ किए गए हैं वो फैक्ट करेक्ट है, क्योंकि इसके जिस बात को मैं बता रही हूँ उसके बेसिस पे ये बात अल्टीमेटली प्रूव हो रहा है। तो मतलब यही कहने को बताया, आपको अगर ए फैक्ट को प्रूफ करना है तो बी फैक्ट्स को भी किसके बेसिस पे आप ए फैक्ट को प्रूफ कर रहे हो, वो ऑलरेडी फैक्ट जो है प्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन द प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट्स। जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये फैक्ट प्रूव हो जाएगा, तो उससे पहले जो पहला वाला फैक्ट था वो प्रूव होना जरूरी है। सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर द एविडेंस इज गिवन द फैक्ट फर्स्ट मेंशन unless the party undertake to give proof of such facts and the court is satisfied with the such undertaking। सिंपल सी बात है। If the relevancy of one alleged fact depend upon the another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit the evidence of first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given to second fact before the evidence is given to the first fact। तो इसके बाद यहाँ पे जज की पावर बता रखा है कि जज चाहे तो दोनों में से किसी फैक्ट्स को बोल सकता है, पहले प्रूफ करो। रूल तो ये है कि पहले जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये वाला फैक्ट प्रूव है, तो पहले उसको ही प्रूव करो कि जो पहली वाली बात थी वो फैक्ट जो है वो करेक्ट है। और नीचे वाले भी बता रखा है इस वाले पैराग्राफ में कि जो इसकी रेलिवेंसी है वो कौन क्लियर करेगा, जज करेगा। नेक्स्ट आएंगे हम, ये सारे इसके इलस्ट्रेशंस हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे इट इज़ प्रपोज टू प्रूव बाय अ कॉपी द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सेड टू बी लॉस्ट, द फैक्ट दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट मस्ट बी प्रूव बाय द पर्सन प्रपोज टू बी प्रोड्यूस द कॉपी बिफोर द कॉपी इज प्रोड्यूस। आप प्राइमरी एविडेंसेस लाना चाहते हो बट नहीं मिल रहा है किसी पर्पज़ से, तो आप कोर्ट को बताओ कि मैं सेकेंडरी एविडेंसेस लाना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट जो है मेरा लॉस्ट हो चुका है। तो फर्स्ट वाले लॉस्ट हो गया है, उसको प्रूव करो उस फैक्ट को, तभी आप सेकेंडरी ला सकते हो। इसमें यही बात कही गई, यही बात यहाँ पर लिखी गई है और कुछ नहीं ज़्यादा, और इसी के बेसिस पे सारे इलस्ट्रेशंस हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 137, 138, 139 ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये सेट्स बने हुए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया और लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे 37 से लेके ऑनवर्ड्स। थैंक यू गाइस, बाय।